हमारे एंटोन वो लीमन हॉक थे, उन्होंने पहली बार हमारी लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था, मतलब इन्वेंट किया था। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी हमारी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। ठीक। न्यूक्लियस। हेलो गाइस, तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी सीरीज़ को, जिसके अंदर आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होगी। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको रिवीजन करने की भी नीड नहीं होगी। डेली मैं आपको इसी चैनल पर आकर पिछला सारा रिवाइज कराऊंगा और डेली ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एम्स और नीट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को। ठीक है, पहले हम पूरा पैराग्राफ को रीड कर लेंगे, देन इसके ऊपर जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में बात कर लेंगे। मैं आपसे एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी को साथ लेकर बैठें, पेंसिल से साइड में जो जगह बची हुई होती है एनसीईआरटी में, यहाँ पर लिखते रहें। जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कीजिएगा, आपके नोट्स भी हाथों हाथ बन जाएंगे। या एक रफ नोटबुक ले लीजिए, उस पर नोट करते चलिए। ठीक है, तो आते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब आप अपने आसपास देखते हो तो आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स देखने को मिलती है। लिविंग मतलब हम, आप, प्लांट्स, एनिमल्स और मगरमच्छ वगैरह, ये हमारी लिविंग थिंग्स हो गई। और वहीं हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जैसे टेबल, चेयर, पंखा, एसी, ये चीज़ हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। ठीक है, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ। तो वंडर्ड का बेसिकली मीनिंग क्या है यहाँ पर? वंडर्ड का मीनिंग होता है सरप्राइज होना। एंड आस्क योर सेल्फ, तो आपको आश्चर्य होगा और सरप्राइज होगे, ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग के पास तो होती है और नॉन लिविंग, इनएनिमेट मतलब यहाँ पर है नॉन लिविंग। व्हाट इज दैट इनएनिमेट डज नॉट हैव विच लिविंग थिंग्स हैज़। तो इसका मीनिंग बेसिकली यही है, ऐसी क्या चीज़ है जिसके प्रेजेंस होने की वजह से हमारी जो चीज़ हो गई वो लिविंग हो गई, और जिसके पास ये नहीं है वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारी एनसीईआरटी खुद ही देती है, बताती है द आंसर टू दिस प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर है द सेल। ठीक, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी जो सेल होती है वो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारी सेल प्रेजेंट होगी वो हमारी लिविंग थिंग्स होंगी, जहाँ पर ये एब्सेंट होगी वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे की तरफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हमारी सेल्स होती हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, while other like us composed of many cells like are called multicellular organism। तो इसका बेसिकली मीनिंग ये है, जिसके पास एक सेल होती है उसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, और जिसके पास हमारी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस पैराग्राफ का पूरा मीनिंग यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं इसके ऊपर पॉसिबल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो हमसे एक तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इनएनिमेट का मीनिंग क्या होता है? तो इनएनिमेट का मीनिंग होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग को ही हम इनएनिमेट बोल देते हैं। ठीक, और दूसरा क्या पूछा जा सकता है हमसे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बताइए और मल्टीसेल्युलर के एग्जाम्पल बताइए, जो कि हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी गिवन है। मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे बैक्टीरिया हुए, मोनेरा हुए, प्रोटिस्टा हुए, वो हमारे होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और जैसे हम, आप, प्लांट्स, एनिमल्स, ये हमारे हो गए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं व्हाट इज सेल। सेल की डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है, इस पैराग्राफ को बाद में पढ़ते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है हमें सपोर्ट देने वाला, फंक्शनल का मतलब होता है हमारा वर्क करने वाला। ठीक है, सेल हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसका बेसिकली मीनिंग ये है, एक एग्जांपल देता हूँ। एक सेल है, आपको जैसे कि पता है सेल से मिलकर के बनते हैं, जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती है उससे हमारे फॉर्म हो जाते हैं टिश्यू। बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू फॉर्म कर लेती है। ठीक है, अब टिश्यू बहुत सारे मिल करके हमारे ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक, अब ऑर्गन से मिल करके बहुत सारे हमारे ऑर्गन जब जुड़ जाते हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है। ठीक है,
जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम किसकी वजह से वर्क कर रहा है? हमारा सेल की ही वजह से वर्क कर रहा है। सेल ने मिलकर के हमारा टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर के हमारा ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर के हमारा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म किया। उसी की वजह से हमारा सब कुछ फंक्शन हो पा रहा है इसका, ठीक है। तो सेल हमारी बेसिकली एक बेसिक यूनिट है जिसकी वजह से सब चीज़ डिपेंडेंट है। एक तरीके से हम अगर एक होम का एग्जांपल लें, बेसिकली हमारे घर है, ठीक। अब घर के ऊपर छत होती है, दीवारें होती हैं, ठीक है। अब दीवार किस चीज़ से बनती है आपको बेसिकली पता ही है। अगर दीवार नहीं होगी तो पूरा घर नहीं होगा, ये भी बात फैक्ट है, ठीक है। दीवार नहीं होगी तो पूरा घर भी नहीं होगा। अब दीवार हमारी किससे बनती है? ईंटों से। ये एक ईंट जो दिख रही है ना आपको, यही हमारी सेल होती है। जैसे दीवार के लिए हमारी ईंट ज़रूरी होती है, वैसे ही हमारी लाइफ में सेल ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यही हमारी डेफिनेशन सेल की। अब देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे सिर्फ एक सेल के ऊपर भी जी सकते हैं, मतलब किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब लिव अलोन जी सकते हैं, वो एक तरीके से लोनली जी सकते हैं, अकेले जी सकते हैं बिना किसी हेल्प के, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल है, वही सब फंक्शन कर रहा है, ठीक। परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। यही हमारा एसेंशियल फंक्शन को भी करता है परफॉर्म। जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म एक ही सेल कर देगा, न्यूट्रिशन भी एक ही सेल कर देगा, ठीक है। डाइजेशन भी एक ही सेल कर रहा है, सारे फंक्शन हमारे एक ही सेल कर रहा है। उसी को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, उसी को हम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही सेल हमारे सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं इस लाइन को, देखिए। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इस लाइन का बेसिकली मीनिंग क्या है? एक सेल के अलावा, जैसे हमारी एक सेल है, एक सेल से कम कुछ भी जीवित नहीं होता। जैसे हमारी कभी भी आधी सेल देखने को नहीं मिलेगी, या हमारी 2/3 सेल देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा एक ही सेल देखने को मिलेंगी, 1 से 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। एक से कम सेल जिसके अंदर भी प्रेजेंट है वो हमारा आज तक जीवित ही नहीं है, ठीक है। इस लाइन का बेसिकली मीनिंग ये है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब वो चीज़ हमारी जीवित ही नहीं है जो एक सेल से कम है, ठीक है। हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी वजह से हम कहते हैं सेल ही हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन को। एंटोन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल, ठीक है। जो हमारे एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, उन्होंने पहली बार हमारी लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था, मतलब इन्वेंट किया था, ठीक है। इन्होंने देखकर बताया था कि हमारी सेल लिविंग है, ठीक। तो आपको इस तरीके से याद रखिएगा, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो ये कुछ लिविंग टाइप साउंड कर रहा है, तो मतलब लिविंग सेल का इन्वेंशन किसने किया था? हमारे एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। रॉबर्ट ब्राउन वॉज लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी हमारी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, ठीक। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमारी रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। तो इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली हमारा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था, उसकी वजह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए सेल्स के, और सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ पाए। क्योंकि हम जब तक इन्वेंशन हो चुका था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, उसकी ही हेल्प से हमें इजीली देखने को मिला सेल कैसा होता है और सेल का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो गाइस अब देखते हैं इस पैराग्राफ्स के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने पहले लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था? तो उसमें हम एंटोन वॉन लीवेनहॉक को टिक कर देंगे। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस हमारा रॉबर्ट ब्राउन साहब ने दिया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद स्टडी को, सेल्स की स्टडी को
डिफ़िकल्टी भी हो गई थी क्या, तो इसको हम नो मार्क कर देंगे क्योंकि हमें ईज़ी हो गया था, बल्कि ठीक है, हमें उल्टा ईज़ी हो गया था स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, जो कि हमारी सेल थ्योरी। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं सेल थ्योरी से। तो पहला पैराग्राफ में हमसे 1838 मैथियास क्लेडन, a German botanist, examined a large number of plants. Observed all plants are composed of different kind of cells which form tissue of the plant. तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, देखिए, जो हमारे जर्मन बोटनिस्ट थे मैथियास क्लेडन, उन्होंने स्टडी किया था, एग्जामिन का मतलब होता है स्टडी, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स के ऊपर, एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो इसका हमारा सिंपल सा मीनिंग है, बहुत सारे सेल्स ने जुड़ के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ने जुड़ के टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया था प्लांट्स के अंदर, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर स्वान 1839, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. ठीक, इसी टाइम पर हमारे जो साइंटिस्ट थे स्वान नाम के, 1839 के अंदर, सन याद रखिएगा, इसका ईयर याद रखिएगा 1839, जो कि हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स के ऊपर, एंड ये बताया था हमें एनिमल के बाहर हमारी आउटर लेयर होती है, एनिमल सेल्स में हमारी आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है हमारी सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, वो हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीड ऑन प्लांट्स टिश्यू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक, इन्होंने बेसिकली क्या बोला था स्वान ने, इन्होंने एक चीज़ और स्टडी की थी, इन्होंने एनिमल के ऊपर तो स्टडी की थी, साथ के साथ इन्होंने प्लांट के ऊपर भी स्टडी की थी, और ये बताया था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। मतलब हमें जब सेल वॉल देखने को मिलती है, ये हमारा यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का, ठीक है, जिसके ऊपर आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है वो हमारे प्लांट सेल्स हो गए, इन्होंने यही बोला था इसके अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस Swan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cells and the product of cells. ठीक, तो इसका मीनिंग भी बेसिकली यही था, स्वान ने हमारे ये भी बोला था, एक हाइपोथेसिस दिया था, मतलब बॉडीज जो होती है हमारी प्लांट की या फिर एनिमल्स की या प्लांट की कंपोज होती है हमारी सेल से बनी हुई, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, मतलब हमारी जो एनिमल की या प्लांट की बॉडी होती है, हमारी एनिमल या प्लांट की बॉडी होती है वो बनी हुई होती है सेल की या सेल के प्रोडक्ट की ही बनी हुई होती है। ठीक, तो दोनों ने मिलकर के स्लेडन एंड स्वान, जो हमारे स्लेडन थे वो हमारे बॉटनिस्ट थे, स्वान हमारे जूलॉजिस्ट थे, टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन दोनों ने ही मिलकर हमें सेल थ्योरी दी थी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ सेल्स वर फॉर्म्ड। ठीक, तो इनका बेसिकली हमारी सेल थ्योरी जो थी स्लेडन एंड स्वान ने दी थी, इनकी सेल थ्योरी एक चीज़ में फेल हो गई थी, ये नहीं बता पाए थे हमारे जो न्यू सेल्स है वो कहाँ से आए। ठीक है, ये बताने में ये फेल हो गए थे बेसिकली कि हमारे न्यू सेल्स कहाँ से आए। इसको एक्सप्लेन किया था हमारे एक साइंटिस्ट जो थे हमारे रुडोल्फ विर्चो 1855 में। फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसकी एक कोट था ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका बेसिकली मीनिंग ये है हमारी जो न्यू सेल्स आई है वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुरानी सेल से बन करके आई है। ठीक, न्यू सेल्स जो आई है हमारी वो पुरानी सेल से बन के आई है। ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका मीनिंग यही है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस स्लेडन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी द फाइनल शेप। तो इन्होंने ही स्लेडन एंड स्वान को एक फाइनल शेप दे दी थी सेल थ्योरी की, जिसकी वजह से हम आज समझते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स।
ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्स। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो हमने तीनों ही थ्योरी को एक तरीके से सच मान लिया था। स्लेटर एंड स्वान की एक चीज़ को हमने माना था कि हमारे जो एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं वो प्रोडक्ट के बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स के बने होते हैं या उसके प्रोडक्ट के बने हुए होते हैं, ठीक। और हमारी जो सेल्स बनती है वो पुरानी सेल से ही बन के बनती है, ठीक है। पुरानी सेल से ही मिलकर के बनती है। न्यू सेल्स हमारी पुरानी सेल से ही फॉर्म होती है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आइए गाइस आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो कि हमारा एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। इसके अंदर हमसे बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एक तरफ हमने लिया अनियन पील, ठीक, और दूसरी तरफ लिया ह्यूमन चीक सेल, ठीक है। इसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें क्या इसका स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक। पहले हम बात कर लेते हैं अनियन पील की। अनियन पील हमारा टिपिकल प्लांट सेल होता है, ठीक है, और वहीं हमारा ह्यूमन चीक टिपिकल एनिमल सेल होता है, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया जब हमने प्लांट सेल लिया, मतलब अनियन प्लांट का एक पील लिया, मतलब छिलका लिया, उसके अंदर हमें देखने को मिला सबसे बाहर वाली लेयर सेल वॉल थी, ठीक। उसके अंदर हमारी जो लेयर थी, इसको ग्रीन कलर से बना देता हूँ, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन देखने को मिली, ठीक। इसके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिला, ठीक है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। डीलिमिटिंग लेयर हमारी जो होती है अनियन पील की या फिर प्लांट सेल की, वो सेल वॉल होती है। और वहीं अगर हम अपने एनिमल सेल की बात करें तो इसकी सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही होती है। उसके अंदर हमारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। ह्यूमन सेल के अंदर हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये इसका मीनिंग बेसिकली देखिए, द अनियन विच इज डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट आउटर बाउंड्री। तो इसकी आउटर बाउंड्री हमें सेल वॉल दिखती है, और उसके अंदर हमें विद इन द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक। अब वहीं हम बात करें ह्यूमन चीक की, तो इसकी आउटर बाउंड्री जो होती है उसी को हम डिलिमिटिंग लेयर बोल देते हैं, मतलब डिलिमिटर की स्ट्रक्चर बोल देते हैं सेल का। मतलब सबसे बाहर वाला हिस्सा वो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल सेल की बात कर रहे हैं बेसिकली हम, एनिमल सेल के अंदर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक। खाली इसके अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, वही हमारी बाहर वाला हिस्सा हो जाता है, ठीक। उसके अंदर इनसाइड द सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि हमारा न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर ही हमें एक तरीके की सेल देखने को मिलती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब एक तरीके की कवरिंग से बनी हुई होती है, उसी को हम न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। तो देखिए गाइस, हमारा न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें हमारी आउटर लेयर होती है उसे हम बोल देते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ की लेयर होती है उसे हम बोल देते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। जो आपको गुच्छा टाइप दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं। और वहीं आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये हमारा डीएनए होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली हमारा जो प्रोकैरियोट होते हैं उसके अंदर ही हमारी वॉल्स देखने को नहीं मिलती, खाली हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। इसी को हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक। और वहीं हम यूकैरियोट की बात करें, उसके अंदर हमारी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर वाली, ये सब प्रेजेंट होती है। तो देखिए गाइस, जो अब तक हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। हमारे न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम होता है, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम डीएनए बोल देते हैं, ठीक। सेल्स डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कॉल्ड यूकैरियोटिक। तो जिसके पास हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो था हमारा बाहर की तरफ, उसे हम ये हमारी यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक। और वेयर एज सेल्स डेट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। जिसके पास हमारी ये प्रेजेंट नहीं होती वो हमारी प्रोकैरियोट कहलाई जाती है। मतलब उनके पास हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोट। जिनके पास हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो होते हैं हमारे यूकैरियोट्स। तो गाइस अब देखिए, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो दोनों ही हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा साइटोप्लाज्म जो होता है ना तो पूरी तरीके से सॉलिड होता ना पूरी तरीके से लिक्विड होता, ये सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से सेल को हमारे ऑक्यूपाई कर लेता है, वॉल्यूम इसके ऑक्यूपाई कर लेता है,
ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये एक तरीके से मेन एरिया होता है जहाँ पर हमारी सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है। ठीक, सेलुलर एक्टिविटी लाइक मेटाबॉलिज्म इसके अंदर हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर हो रही है, और केमिकल रिएक्शंस भी इसके अंदर ही हो रही हैं। तो इस रिएक्शंस की वजह से ही हमारे जो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो जीवित है, इसीलिए ही ये लिविंग स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए ही ये जीवित होते हैं, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही है। सो गाइस, अब मिलते हैं कल। मैंने बेसिकली आज का लेक्चर छोटा रखा था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हो जाएं, देन हम लेक्चर्स के वन शॉट भी करने लग जाएंगे।